प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चारों चंद्र की चंचल किरणें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, पाठ 6 चारों चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, यह एक कविता है। ये कविता किसकी है? इसके जो कवि है मैथिली शरण गुप्त है। तो चलिए इसमें देखते हैं कविता परिचय, कविता में प्रवेश देखते हैं किन बातों के ऊपर ये कविता लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता पंचवटी का एक अंश यहाँ प्रस्तुत है। पंचवटी वन में एक कुटिया में वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण ठहरे थे, यानी रुके हुए थे। लक्ष्मण कुटिया के सामने बैठकर रात में धरती पर पड़ने वाली सुंदर चंचल किरणों की सुंदरता को निहार रहे थे। वे रात के समय धरती की सुंदरता पर मुग्ध हो रहे थे। तो ये कविता किस समय किस स्थान के बारे में इस कविता में प्रस्तुत किया गया है? पंचवटी नामक स्थान, जो वन में यानी जंगल में पंचवटी नामक स्थान है, जहां पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण इन्होंने क्या समय बिताया था वनवास के समय। तो उस समय का वर्णन इस कविता में बहुत सुंदर ढंग से किया गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। तो चलिए अब कविता को शुरू करते हैं बच्चों। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो चलिए हम इसका अब अच्छे से इसका भावार्थ निकालते हैं, समझाते हैं। चारों चंद्र की चंचल यानी चारों चंद्र यानी सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें है, कहाँ खेल रही है? जल थल, है ना। हमारी भूमि, थल यानी जमीन और जल यानी पानी। तो हर जगह क्या कर रही है? चंद्रमा की चंचल किरणें रात्रि के समय खेल रही है। और ये उस समय की बात है जब श्री राम, सीता, लक्ष्मण एक जंगल में ठहरे हुए थे। उस समय की बात है जब लक्ष्मण इस सुंदर प्रकृति को क्या कर रहे थे? महसूस कर रहे थे। तो क्या हो रहा था? चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल में खेल रही थी। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी हमारी पृथ्वी, अंबर यानी आसमान। ऐसा लग रहा है चारों तरफ चंद्रमा की स्वच्छ, है ना, स्वच्छ साफ सुथरी चांदी चारों ओर, भूमि, आसमान, है ना, धरती और आसमान के तल में बिखरी हुई है, बिछी हुई है। क्या हुई है? बिछी हुई है। आगे कवि कहते हैं, देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरी किरणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो देखिए बच्चों, धरती क्या कर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे धरती हरी किरणों यानी हरी घास की नोकों से, क्या नोकों से, धरती हरी घास की नोकों पर अपनी खुशी प्रकट कर रही है ना। ऐसा नजारा, उस रात्रि का ऐसा नजारा जो लक्ष्मण महसूस कर रहे हैं कवि के रूप में यहाँ पर, कि धरती क्या कर रही है? हरी किरणों, हरी घास की नोकों से क्या हुआ? अपनी खुशी प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो ऐसा लग रहा है तरु यानी पेड़ भी हल्की सी हवा के, पवन के झोंकों से क्या हो रहे हैं? झूम रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, पंचवटी की छाया में सुंदर वन कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक तमना। तो ये पंचवटी नामक स्थान पर जब लक्ष्मण मतलब कुटी यानी समझ रहे हो, वन कुटीर बना, यानी कि पंचवटी की छाया में एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई है। पंचवटी की छाया है, पंचवटी नामक स्थान पर वन के अंदर एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई है। तो ऐसा इस समय क्या कर रहे हैं? उस कुटिया में कौन है? उस कुटिया के अंदर माता सीता, श्री राम क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। उस समय लक्ष्मण कुटिया के बाहर, जिसके सम्मुख स्वच्छ यानी कि देखिए बच्चों, वन में क्या है? वन में एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई है ना, घास की कुटिया बनी हुई है सुंदर सी, उस पंचवटी की छाया में। ठीक है, जिस कुटिया के सामने
किस स्वच्छ शिला यानी स्वच्छ पत्थर पर धीर वीर निर्भीक कमला यानी लक्ष्मण क्या माता सीता और राम की रक्षा करते हुए कुटिया के बाहर बड़े बड़े धैर्य और वीर बहादुर की तरह बिना डरे वहां पर क्या हुए, वहां पर खड़े हुए हैं, है ना। किसकी रक्षा करने के लिए? उस कुटिया में विश्राम कर रहे माता सीता और श्री राम की रक्षा करने के लिए उस रात्रि में खड़े हुए हैं और उस रात्रि का पूरा आनंद देखते हुए मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये इसकी व्याख्या है, इसका भावार्थ है। अब आगे बढ़ते हैं। कवि लक्ष्मण के रूप में इस कविता में इस सुंदर से स्थान की इस सुंदर से स्थान का वर्णन करते हुए आगे क्या कहते हैं? क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, हे क्या ही निस्तब्ध निशा, हे स्वच्छंद सुरम्य गंध वह निरारंग है कौन दिशा। ठीक है, तो आगे कवि कहते हैं ये जो स्वच्छ साफ सुथरी जो चंद्रमा की क्या चांदनी है और इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा है। जो ये रात्रि है बिल्कुल शांत है, क्या है? बिल्कुल निस्तब्ध यानी शांत, निशा यानी रात्रि, रात्रि क्या है? बिल्कुल शांत है। स्वच्छंद रम्य गंध और चारों ओर क्या चल रही है? एक सुगंध, है ना। चारों ओर सुगंध सी छाई हुई है, स्वच्छ सुगंध, है ना। निरारंभ है कौन? दिशा। निरारंभ है, कोई ऐसी दिशा नहीं जहां ये आनंद महसूस नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी दिशा है जहां पर ये सुगंध क्या सुगंध छाई हुई है और इतनी शांति है इस स्वच्छ चांदनी वाली रात्रि में, है ना। तो आगे क्या कहते हैं कवि? देखिए, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। आगे कवि कहते हैं इतनी शांति होने के बाद भी प्रकृति यानी प्रकृति के जो प्रतिदिन जो कार्यकलाप है वो भी नहीं रुके हुए हैं, शांति भी बनी हुई है। प्रकृति अपने कार्यकलाप भी ऐसे एकांत भाव से शांत और चुपचाप करती जा रही है, ऐसे कवि यहाँ पर कहते हैं। उसने अपनी नियति, है ना, उसका जो कार्यकलाप है, उसकी जो नियति है, उसने वो सब करना बंद नहीं किया, वो भी जारी है और बड़े शांत व सुकून एकांत भाव में अपना कार्य प्रकृति भी करती जा रही है ना। वो रुकी नहीं, प्रकृति के कार्यकलाप भी नहीं रुके। आगे कवि कहते हैं बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो प्रकृति, जब प्रकृति में सब कुछ आ जाता है ना, प्रकृति की कवि इस प्रकृति के सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात्रि के समय जो हमारी धरती है बिखेर देती धरती मोती, है ना। हमारी धरती पर क्या है? ओस की बूंदे बिखरी हुई है, मोती के समान ओस की बूंदे ऐसी बिखरी हुई रात्रि के समय। सबके सोने पर पृथ्वी यानी हमारी वसुंधरा पर क्या होते हैं? बिखेर देते, हमारी पृथ्वी पर क्या हो जाता है? प्रकृति द्वारा पृथ्वी पर ओस की बूंदे बिखेर दी जाती है जब सब सोए हुए होते हैं। रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर, और रवि यानी सूर्य, और सूर्य जब आता है ऐसा लगता है वो सारी ओस की बूंदे जो मोतियों के समान है वो सब सूर्य आकर बटोर लेता है। जब सवेरा यानी जब सुबह होती है तो सूर्य आके उस सारे ओस की बूंदे मोतियों के समान जो ओस की बूंदे पृथ्वी पर है वो सारी बटोर लेता है ना। आगे देखे, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या, इस तरह से सूर्य जब निकल जाता है क्या सारे मोती, उसकी सारी बूंदे मोती के रूप में सारे बटोर लेता है। और जब उसके जाने का समय होता है यानी अस्त होता है सूर्य, तो एक शाम संध्या यानी संध्या के समय, है ना, एक विराम सा दे जाता है। संध्या के समय देखते हो आप, जब दिन ढलने लगता है, सूर्य क्या हो जाता है? छुप जाता है, तो एक सुकून सा छा जाता है, एक विराम सा हमें महसूस होता है। तो जब सूर्य चला जाता है तो क्या एक आराम विराम दायिनी स्थिति में हमें छोड़ जाता है। तब शाम के समय, और जो शाम का समय है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप,
और जो ये शाम का संध्या का समय है, श्याम यानी हल्का सा काले रंग का, उसका रूप ऐसा लगता है जैसे श्याम का रंग है। तनु यानी शरीर, शाम का संध्या का समय कैसा हो जाता है, कैसा होता है, काले रंग का हो जाता है और उसका एक नया रूप झलकता है। संध्या का समय, उस समय की बात बताया जा रहा है जो प्रकृति प्रकृति अपना रंग रूप बदल रही है, रात होने और सुबह होने, और शाम यानी रात्रि से पहले का समय संध्या होता है। तो संध्या का रंग रूप कैसा हो जाता है, श्याम की तरह यानी काला हो जाता है, एक नया रूप झलकता है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, आगे कवि क्या कहते हैं। सरल तरह जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मे प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। देखो बच्चों, सरल तरह, तरह मतलब सरल, और तरल रूप में जो हमारे तरल होते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे तरल आएगा, सरल तरल जिन तुहिन कर्णों से हस्ती हर्षित होती है। तरल यानी बहते, जो पदार्थ बहते होते हैं, है ना। तो जो प्रकृति है, ओस की बूंदों के रूप में क्या अपनी खुशी हमें प्रस्तुत करती है। प्रकृति ओस की बूंदों के रूप में हमसे, यहाँ पर कभी प्रकृति के प्रकृति का जो हमारे प्रति जो व्यवहार है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो प्रकृति है ओस की बूंदों के रूप में अपनी खुशी प्रस्तुत करती है हमसे। ठीक है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अति आत्मीय यानी हमसे ज्यादा अपनापन रखने के कारण उन्हीं ओस की बूंदों से वह अपना दुख, रोती का मतलब वो अपना दुख भी प्रस्तुत करती है। यहाँ पर ओस की बूंदों से वो अपनी खुशी भी प्रस्तुत करती है और हमारे हमारे साथ उसका इतना अपनापन है कि वो दुख भी हमसे ओस की बूंदों के रूप में ही बांटती है। अगला देखिए कवि क्या कहते हैं, अनजाने भूलों पर वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से देती है ना। अनजानी भूलों पर कवि कहते हैं, अनजान यानी गलती से भी हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कि हम प्रदूषण फैलाते हैं, प्रकृति को नुकसान दे रहे हैं, तब भी वो हमें अनजाने में भी, गलती में वो हमें क्या देती है, दंड देती है ना। गलती तो गलती है, अनजाने में करो या जानबूझ के करो, प्राकृतिक दंड भी देती है। लेकिन लेकिन फिर भी बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती, लेकिन फिर भी बूढ़े, है ना, जो बूढ़े हैं उनको बच्चों की तरह क्या, दया के भाव से पालती पोसती है। यानी कि वो हमें दंड भी देती है गलती पर, और बूढ़ों को बच्चों की तरह क्या देती है, पालती है। दया के भाव के साथ वो हमें पालती पोसती हुई प्रकृति के रूप में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। तो ये कविता समाप्त हुई बच्चों। आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। वे 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, है ना। वे खड़ी बोली कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने ब्रज भाषा जैसी समृद्ध भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण खड़ी बोली को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, यानी वो खड़ी बोली का ही अपनी भाषा में प्रयोग करते थे। ठीक है, और लेकिन उनको ब्रज भाषा भी आती थी, लेकिन उन्होंने ज्यादातर खड़ी बोली का प्रयोग किया। उनकी प्रमुख कृतियां भारत भारती, यशोधरा, कुराल गीत, जयद्रथ वध, द्वापर पंचवटी और जय भारत आदि हैं। उनका देहांत सन 1964 में हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हुई 1964 में। बच्चों ये हुआ इनका जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त का। शब्द देखिए, चारू यानी सुंदर, अवनी यानी पृथ्वी, अंबर आसमान, ठीक है, तृण तिनका घास, है ना, तरु पेड़, पर्ण पत्ता, ठीक है, पुलक रोमांचित, हरित हरा, निरानंद आनंद रहित, वसुंधरा पृथ्वी, रवि सूर्य, तुहिन पालन बर्फ, दंड सजा, संध्या शाम। ठीक है, पर्ण पत्ता, वो जो कुटिया थी पत्तों की बनी हुई थी ना बच्चों, उसके उस प्रकार से इसका अर्थ यहाँ पर यह है। चलिए,
मौखिक प्रश्न बच्चों, इन प्रश्नों को पढ़कर कविता के अनुसार आप इनका उत्तर देने का प्रयास करें। मैंने अच्छे से आपको उसका भावार्थ समझा दिया है। लिखित पे आइए, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो देखिए तरु क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है। अगला तृण शब्द का अर्थ है, तृण का अर्थ है क्या, तिनका। ठीक है। अगला देखिए कवि नियति को क्या कहकर संबोधित करता है, क्या करता नियति को, क्या, भाग्य, नटी, प्रभु। ठीक है। अगला देखिए ग बच्चों, कवि नियति को क्या कहकर संबोधित करता है, वैसे नियति का अर्थ होता है भाग्य, तो भाग्य पे आप लगाइए बच्चों। फिर आप देखिए अगला, चांदनी कैसी है, चांदनी स्वच्छ है, चांदनी कैसी है, स्वच्छ चांदनी। ठीक है। अगला देखिए तुहिन शब्द का अर्थ है, तुहिन शब्द का क्या अर्थ है बच्चों, तुहिन शब्द का अर्थ है ओस। ठीक है। तो ये अभ्यास आपका पूरा ये अभ्यास आपका पूरा हुआ। अगला अभ्यास देखिए बच्चों, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो ये कविता है बच्चों, इनकी पंक्तियां आपको पूरी करनी है कविता के अनुसार। तो ये है धरती, है धरती का जो इससे पहले क्या आएगा, पुलक, पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट तो बच्चों इन कविता की पंक्तियों को पूरा कर लेते हैं। जैसे कि हमने कविता पढ़ी, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित डैश नोकों से, हरित डैश तीर्णों की नोकों से, इसके तीर्णों की नोकों से, मानो डैश तरु भी, मानो झूम रहे हैं, मानो झूम रहे हैं तरु भी। ठीक है। मंद डैश झोंकों से, मंद पवन के, मंद पवन के झोंकों से। ठीक है। अगला देखिए पंचवटी की डैश, पंचवटी की डैश, पंचवटी की छाया में, सुंदर डैश बना, सुंदर वन कुटीर बना, जिसके डैश शिला पर, जिसके सम्मुख, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर के धीर वीर डैश, यानी धीर वीर निर्भी कामना, निर्भी कामना। ठीक है। अगला देखिए अनजानी डैश वह, अनजानी भूलो, अनजानी भूलों पर वह अदय दंड तो देती है, पर डैश बच्चा सा, पर बूढ़ो, पर बूढ़ों को भी, पर बूढ़ों को भी बच्चा सा। ठीक है। सदैव भाव से सेती है। ठीक है।
तो इस प्रकार कविता के अनुसार इनको हमें पूरा करना था। तीसरा देखिए, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इनकी व्याख्या प्रसंग के साथ आपको स्वयं करना है। ठीक है, अच्छे से आप स्वयं करेंगे। चलिए अगला देखिए, कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनका आशय है। ठीक है, तो पृथ्वी पर निकली हरी घास, तो कविता को ये क्या है, इसका अर्थ है पृथ्वी पर निकली घास की नोक हिल रही है, मानो पृथ्वी उन्हीं के द्वारा अपनी पुलक को प्रकट कर रही है। तो इस तरह से ये बात तो जो है, ये व्याख्या किस पंक्ति की है वो पंक्ति आपको यहाँ पर लिखना। ठीक है, फिर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में पढ़कर कविता के अनुसार। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।